कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, आपको बताएंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना यह भी जरूरी होता है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, और आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताएंगे। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से मूव करते हैं सबसे पहले पार्ट के ऊपर और बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहां पे ये मिशन क्रिटिकल प्रिसीजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये कंपनी उन सब प्रोजेक्ट्स को सर्व करती है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसको सर्व कैसे करती है? थ्रू इट्स प्रिसीजन मशीनिंग, असेंबली, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन कॉम्पिटेंसीज, यानी कि ये सब चीजें करके कंपनी उन प्रोजेक्ट्स को सर्व करती है जो कि अपने देश की नेशनल इंपॉर्टेंस में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के मेजर कस्टमर न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी सेक्टर से निकल के आते हैं। अगर मैं कुछ कस्टमर्स के नाम आपको बताता हूं तो इसरो, NPCIL और इसके अलावा DRDO, यानी कि वो सब ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्री हमारे लिए। MTAR टेक्नोलॉजीज के पास 7 हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इसके अलावा इनका एक ऐसा यूनिट भी है जो स्पेशलाइज्ड है एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी कि उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करता है जो मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी जो मेजर प्रोजेक्ट्स लेती है वो न्यूक्लियर, डिफेंस या स्पेस सेक्टर से लेती है। तो चलिए अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर इन सब सेक्टर्स के अंदर से कंपनी का कितना रेवेन्यू निकल के आता है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू अलग अलग पिछले कुछ सालों में कौन कौन से सेक्टर से कैसा निकल के आता है। अगर मैं 2018 की बात करता हूं तो कंपनी का न्यूक्लियर सेक्टर से 28.89% का रेवेन्यू निकल के आता है, वहीं पे स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से 20.06%, और इनका मेजर कंट्रीब्यूटर टोटल रेवेन्यू के अंदर क्लीन एनर्जी रहा है, जहां से इनका 49.14% का रेवेन्यू सामने आता है। वहीं पे 2019 की अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू 49.14% से बढ़ के 61.42% हो जाता है, और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर ये रेवेन्यू 64.34% का हो जाता है। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू था जो अलग अलग सेक्टर से निकल के आता था, तो कंपनी का अभी मेजर रेवेन्यू क्लीन एनर्जी सेक्टर से निकल के आ रहा है, जो कि 64.34% था एज ऑफ फिस्कल ईयर 2020। तो ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी कुछ रेवेन्यू के बारे में हमने आपको बताया कि उनका रेवेन्यू कौन से सेक्टर से कितना आता है। आने वाले टाइम में कंपनी का स्ट्रेटजी क्या है कि आने वाले टाइम में वो कैसे अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो कंपनी यहाँ पे बताती है कि सबसे पहले जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो उसको इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बल्कि उसको और ज्यादा रोबोस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी उन सब प्रोडक्ट्स के अंदर भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है जहां पे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटीज भी हैं। तो दोस्तों, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को और रोबोस्ट इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि कंपनी को लगता है कि न्यूक्लियर सेक्टर में जो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज हैं और या आने वाले टाइम में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी वहां से कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को कंट्री के अंदर मूव किया जा सके, जहां से भी कंपनी को लगता है कि उनकी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। इसके अलावा थर्ड जो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है स्पेस सेक्टर, उसके कमर्शियलाइजेशन की भी बात हो रही है, जहां से कंपनी को अपनी पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का एक्सपोर्ट की तरफ आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। कंपनी ने बताया है कि करंटली उनके टोटल रेवेन्यू में से 35% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से निकल के आता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो इस रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं जिसका एक्सपोर्ट के अंदर अच्छी डिमांड हो और कंपनी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में बढ़ सके। तो दोस्तों, ये तो बात हुई पूरा कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी निकल के आती है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाता है कि एक ग्रोथ कंपनी को कंपनी की अपनी पॉलिसीज की वजह से, कंपनी के अच्छे बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से मिलती है, लेकिन दूसरा कितनी अच्छी पॉसिबिलिटीज उस इंडस्ट्री के अंदर है वो भी जानना एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग सेक्टर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हैवी और दूसरा लाइट।
अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये डिवीजन कैसे किया गया है। ये डिवीजन किया गया है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इन दोनों सब सेक्टर से निकल के आते हैं, इसके अलावा उन टेक्नोलॉजीज के अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज करके हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हैवी इंजीनियरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली किया जाता है इंडस्ट्रियल मशीनरी का और इसके अलावा प्लांट इक्विपमेंट्स का। तो दोस्तों ये जो सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका यूज डायरेक्टली किया जा सके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। अगर मैं कुछ सेक्टर्स के नाम आपको बताऊं, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल, इन सब सेक्टर्स के अंदर जो जो मशीनरीज का यूज किया जाता है उन सब का मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंजीनियरिंग के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम लाइट इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, यानी कि जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूज होते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो थर्मल हो, यानी कि वो सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो कि प्रिसीजन के टर्म्स में या इसके अलावा बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं यूज के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बात करें तो वो भी इंजीनियरिंग सेक्टर से ही निकल के आता है और यहाँ पे उन चीजों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जहां पे लो टॉलरेंस होती है और जिसको मल्टीपल साइकिल्स में यूज किया जाता है। अब मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाने का ट्राई करूं तो उन इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उनको अगर कितनी बार भी अगर आप यूज कर लो तो वो सेम रिजल्ट दें, यानी कि वहां पे लो टॉलरेंस हो और वहां पे एरर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएं। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। जैसे कि आपको अभी समझ में आया होगा कि ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जहां पे एरर का रेट बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके चलते इनका यूज उन सब सेक्टर्स में किया जाता है जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि एविएशन सेक्टर, एरोस्पेस, थर्मल, न्यूक्लियर। तो उन सब सेक्टर्स के अंदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ क्रिसल की एक रिपोर्ट को और वहां से कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि अभी तक प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आने वाले टाइम में कितना ग्रो कर सकती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की तो 4098 बिलियन की प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये इंडस्ट्री 5550 बिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी कि यहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6 to 7% का कंपाउंडिंग ग्रोथ जो कि आने वाले सालों में हो सकता है एज पर क्रिसिल रिसर्च। अगर हम मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेजरली कंट्रीब्यूट करता है वो है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, यानी कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बड़ा है पूरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप उसका ब्रेकअप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पूरा प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर। यहीं पे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूं तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स 51%, इसके बाद डिफेंस एंड एरोस्पेस 19%। अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एज पर द रिपोर्ट तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तब भी जाके ऑटो कंपोनेंट्स मेजर कंट्रीब्यूट रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए, जो कि 54% का कंट्रीब्यूशन करेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अभी भी डिफेंस एंड एरोस्पेस रहेगा जो कि 18% का कंट्रीब्यूशन करेगा और थर्ड नंबर पे आता है इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स जो कि 13% का कंट्रीब्यूशन करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2025। जैसे कि मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि न्यूक्लियर सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छे टर्म्स में सामने निकल के आता है, तो अब हम जानने का ट्राई करते हैं कि न्यूक्लियर सेक्टर इंडिया के टोटल एनर्जी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करता है और उसको कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के नंबर के साथ भी। तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 से लेके 2019 तक कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का रहा है इन टर्म्स ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया। तो 2000 के अंदर ये नंबर 16% हुआ करता था, अब ये नंबर 10.4% हो गया है, यानी कि परसेंटेज टर्म्स में ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में ये नंबर अभी भी उतना ही है जो कि 2006 के अंदर एक टाइम पे पीक किया था। तो जैसे कि टोटल पावर जनरेशन इंडिया के अंदर बढ़ा है तो इसका कंट्रीब्यूशन जरूर पिछले कुछ टाइम के अंदर कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी आने वाले टाइम में 7.5% से लेके 8% के कंपाउंडिंग नंबर से ग्रो कर सकती है आने वाले कुछ सालों के अंदर। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट हमेशा जीडीपी का कुछ परसेंटेज डिफेंस को एलोकेट करती है, जो खर्चा डिफेंस के लिए किया जाता है ताकि इंडिया के डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो इस कंपनी का रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से भी निकल के आता है, जिसके चलते हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस का पिछले कुछ टाइम के अंदर कितने परसेंट एलोकेशन रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और आने वाले टाइम में वहां पे कैसी ग्रोथ हो सकती है, जिसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जहां पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम के अंदर तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करता हूं तो यहां पे डिफेंस एक्सपेंडिचर में 11% का ग्रोथ देखा गया है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमेशा लगातार यहां पे हमने ग्रोथ देखा है डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2025 तक यहां पे 7% से लेके 9% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की, क्लीन एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू आज के दिन में भी क्लीन एनर्जी से निकल के आता है, तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसा ग्रो करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टाइम में कि अगर हम पूरा एनर्जी जनरेशन की बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर तो कितना परसेंट क्लीन एनर्जी से आता है, कितना परसेंट कोल से आता है, वो सब हम आपको बताते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एज ऑफ 2019 के अंदर तो सबसे मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है आज के टाइम में वो कोल से किया जाता है जो कि 36.4% है। इसके बाद नेचुरल गैस 23.3% और रिन्यूएबल्स का अगर हम शेयर देखें तो वो आज भी 10.4% के आसपास का है, और वहीं पे न्यूक्लियर का शेयर 10.4% का है। तो दोस्तों ये तो नंबर था 2019 का कि एनर्जी जनरेशन का ब्रेकअप कितना है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में चाहे हम इंडिया की बात करें या बाकी कंट्रीज की बात करें, सभी कंट्रीज बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल सेक्टर्स के ऊपर। तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर हम 2040 के एक रिपोर्ट के फोरकास्टेड नंबर को देखें तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में ये सब परसेंटेज शेयर कैसे चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं IEA वर्ल्ड ग्रोस एनर्जी प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्टेड ग्राफ। यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं 2040 का प्रोजेक्टेड पाई चार्ट, जो आपको बताएगा कि IEE वर्ल्ड ग्रोस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है आने वाले टाइम में एनर्जी के ब्रेकअप को। तो यहां पे कोल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो करंटली जो 36.4% का है वो कम होके 22.5% हो जाएगा। लेकिन मेजर जंप जो हमें देखने को मिलता है सोलर के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 13% का। इसके अलावा बायोफ्यूल्स जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 3.4% का। तो यहां पे सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिलता है सोलर के अंदर, जो कि सोलर 2040 के अंदर 13% का कंट्रीब्यूशन करेगा टोटल एनर्जी जनरेशन के अंदर। वहीं पे अगर हम विंड की बात करें तो विंड भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी जनरेशन में, जो कि 12.8% का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्लीन एनर्जी की तरफ कितना ज्यादा फोकस है सभी कंट्रीज का, और वर्ल्ड के अंदर ये सब परसेंटेज नंबर्स कैसे चेंज होने वाले हैं अगर ये सब सही से हो जाता है तो जिससे कंपनी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने रेवेन्यू को ग्रो करने हैं। इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज के बारे में, MTAR टेक्नोलॉजीज जो कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आती है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में 7% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से ग्रो करेगी, जो कि काफी हेल्दी नंबर है और ये इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रो माना जा सकता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री 6 या 7% से ग्रो करेगी, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इस 6 to 7% ग्रोथ को ड्राइव क्या करेगा, यानी कि इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे। दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर प्रिसीजन इंडस्ट्री के लिए निकल के आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का काफी फोकस आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर रहने वाला है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ होती है जिसको लेकर एस्टिमेट किए जा रहे हैं तो उसका डिमांड इस प्रिसीजन इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बताता हूं कि करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे टोटल जीडीपी के अंदर 17 to 80% का कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये 17 और 18% का नंबर बढ़ के 25% के आसपास का हो जाना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड इसके अलावा गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स एक ग्रोथ ड्राइवर की तरह एक्ट कर सकते हैं इस कंपनी के 6 to 7% के ग्रोथ के लिए, जो आने वाले टाइम में हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर से निकल के आता है। वहां पे अगर आने वाले टाइम में ग्रोथ होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले टाइम में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसके अलावा कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा एरोस्पेस का, तो उन सब चीजों से इस कंपनी के अंदर इसकी डिमांड में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से फोरकास्ट किया जा रहा है कि कंपनी का आने वाले टाइम में 6 to 7% का CAGR ग्रोथ हो सकता है।
इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने का सेकंड प्रो हो सकता है कंपनी का हेल्दी ऑर्डर बुक। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें, यानी कि कंपनी के पास वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कंपनी की पाइपलाइन के अंदर हैं। अगर मैं 30 नवंबर 2020 की बात करता हूं तो तब तक कंपनी के पास कंपनी के ऑर्डर बुक के अंदर 356 करोड़ तक के ऑर्डर्स थे। दोस्तों, ऑर्डर बुक के अंदर भी कंपनी के मेजर ऑर्डर्स न्यूक्लियर सेक्टर, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के हैं, जहां से कंपनी के पास काफी ज्यादा ऑर्डर पहले से आए हुए हैं। और अगर हम इस ऑर्डर बुक को इसके हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक के साथ कंपेयर करें तो अभी तक का ये सबसे अच्छा नंबर माना जा सकता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रो है कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर हम MTIR टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रोबस्ट है, जिसकी वजह से कंपनी के पास डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के काफी ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं और जिसकी वजह से कंपनी का उन कंपनीज के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है। कंपनी का अगर मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर में 14 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में 6 तरीके के और क्लीन एनर्जी में 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका डिमांड इन सब सेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा होता है। इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर किसी भी कंपनी के लिए उसके रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने की प्रोसेस काफी ज्यादा रोबस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है, अगर उनको अपने बिजनेस प्रोसेसेस को आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करना है तो वहीं पे अगर हम MTI टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो कंपनी का रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने का प्रोसेस काफी ज्यादा रोबस्ट और स्ट्रीमलाइंड है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताता हूं कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग सप्लायर्स के ऊपर रिलाई करती है ताकि इनका एक के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी ना बने। इसके अलावा मल्टीपल सप्लायर से रॉ मटेरियल लेने का एक और फायदा कंपनी को होता है कि कंपनी के पास बेटर बार्गेनिंग पावर रहती है, क्योंकि जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे रॉ मटेरियल एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट और सबसे बड़ा कॉस्ट होता है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 साल के अंदर काफी अच्छा रहा है। कंपनी का सेल्स 10% के CAGR से ग्रो किया है, वहीं पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 140% के CAGR से ग्रो किया है पिछले 3 साल के अंदर। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट करने के प्रोज के बारे में, लेकिन आपको बैलेंस्ड अप्रोच के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। चलिए अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का कौन या रिस्क ये हो सकता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए 35 कस्टमर्स के पास जाती है, यानी कि इनके 35 कस्टमर्स हैं जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन इनका डिपेंडेंसी टॉप 5 कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, जहां से इनका टोटल 88% के आसपास का रेवेन्यू निकल के आता है। तो अगर उन 5 कस्टमर में से कोई भी एक कस्टमर अच्छा परफॉर्म नहीं करता या इनसे प्रोडक्ट नहीं लेता तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हिट हो सकता है। दोस्तों, काफी कम कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रखने का एक रिस्क ये भी होता है कि सामने वाली पार्टी आपके ऊपर अपनी टर्म्स को डिक्टेट करती है, यानी कि कम दाम पे आपसे प्रोडक्ट्स लेती है, तो इन चीजों का एक बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहाँ पे एज इन्वेस्टर आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में कंपनी कुछ ही कस्टमर्स के ऊपर अपने डिपेंडेंसी को कैसे कम करती है। सेकंड कॉन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के मेजर 5 कस्टमर्स हैं, उन 5 कस्टमर में से अगर मैं आपको 3 कस्टमर्स के नाम बताऊं, NPCIL, DRDO और इसरो, ये तीनों गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कितना पैसा एलोकेट करता है इन कंपनीज के लिए उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है MTAR टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्योंकि इनका काफी बड़ा रेवेन्यू का चंक वहां से निकल के आता है। तो आपको टाइम टू टाइम ये भी देखते रहना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का एलोकेशन इन कंपनीज के अंदर थोड़ा कम होता है या ज्यादा होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर पड़ सकता है। बात करते हैं थर्ड कॉन के बारे में। अब मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक चीज समझाने का ट्राई करता हूं कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं। अब एक कस्टमर आके बोलता है कि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तब मैं उसको मैन्युफैक्चर करके वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा। लेकिन ऐसे ही टाइम पे मेरा एक ऐसा कस्टमर भी है जहां पे मैंने उसके साथ अगले 5 साल का डील करके रखा है कि अगले 5 साल तक वो मेरे प्रोडक्ट को कंटिन्यूस खरीदता रहेगा। तो आप सोचिए कि कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा होगा। ये मॉडल ज्यादा अच्छा होगा जहां पे मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर हम MTAR टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये मल्टीपल परचेज ऑर्डर्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं है अपने प्रोडक्ट्स को लेके। तो अगर कोई भी एक कस्टमर आने वाले टाइम में बोलता है कि उसको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना या उनको अपने इन हाउस अपनी कंपनी के अंदर ही बिल्ड करना है, तो उसका असर इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिवली पड़ सकता है। कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है वहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रिसीजन इंडस्ट्री, क्योंकि एक्यूरेसी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो अगर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कोई भी
भी प्रॉब्लम आती है उसका असर इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा बुरे तरीके से पड़ सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ेगा कि क्या कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि वो चीज एज ए इन्वेस्टर आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि वो इनके बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से इंपैक्ट करती है। आपको ये भी बता दें कि कंपनी के ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, लेकिन उसका लाइबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और उसका मैक्सिमम लाइबिलिटी 1.4 करोड़ तक का है। तो कंपनी के साइज के हिसाब से वो बहुत बड़ा लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हम आपको एमटीआर टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताना चाहते थे। आज की वीडियो के अंदर हमने कंपनी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, इसके बाद हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की ताकि आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।